नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जैंगर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 3 जिसका नाम है मुद्रा और बैंकिंग के बारे में जानेंगे। और आज के टॉपिक का नाम है मुद्रा की मांग। देखो बच्चों, मुद्रा की जो मांग होती है वो लोगों द्वारा की जाती है। लोग अपनी आवश्यकताओं को, अपने कार्य को पूरा करने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। जब बैंकों में ब्याज दर अधिक होती है तो लोग क्या करते हैं, उस स्थिति में मुद्रा की मांग कम करते हैं, क्योंकि ब्याज दर अधिक होने पर क्या है, उनको ब्याज अधिक मिलेगा तो वो क्या करते हैं, मुद्रा की मांग कम करते हैं और अपने पास मुद्रा कम रखते हैं और अपनी जो भी मुद्रा होती है वो बैंकों में जमा करवा देते हैं। परंतु जब ब्याज दर में कमी रहती है या ब्याज दर कम होती है तो उस स्थिति में जो लोग है, व्यक्ति है, वो अपनी मुद्रा को अपने पास ज़्यादा रखना पसंद करेंगे। तो ये होती है मुद्रा की मांग। तो ध्यान देना बच्चों, आज पढ़ेंगे हम मुद्रा की मांग के बारे में। मुद्रा सौदों के संचालन के लिए आवश्यक होती है, यानी व्यक्ति दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारे सौदों करता है, तो उसके लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। जितने अधिक सौदे होंगे उतनी ही अधिक मुद्रा की मांग होगी, यानी जितने ज्यादा सौदे होंगे, जितने ज्यादा कार्य की आवश्यकता होगी, तो जितने ज्यादा कार्य होंगे या सौदे होंगे या लेन देन होगा तो उतने ही क्या होगी, मुद्रा की मांग होगी। यानी क्योंकि सौदों की मात्रा आय पर आधारित होती है, जितनी ज्यादा आय होगी उतने ज्यादा सौदे होंगे। लोग जितना पैसा अपने पास न रखकर बैंकों में रखना चाहेंगे तो यह ब्याज पर निर्भर करेगा। ये लोग नहीं, क्या जो मुद्रा है या पैसा है अपने पास रखेंगे या बैंकों में रखेंगे, ये निर्भर करता है ब्याज दर पर। यदि ब्याज दर अधिक है, ध्यान देना बच्चों, ब्याज दर अधिक है तो मुद्रा की मांग क्या होगी, डाउन होगी। ध्यान देना बच्चों कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध होता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ब्याज दर और मुद्रा की मांग में कैसा संबंध है। यदि ब्याज दर अधिक है तो उस स्थिति में मुद्रा की मांग कम होती है, क्योंकि लोग क्या करेंगे, अपनी जो मुद्रा है वो बैंकों में जमा करवा देंगे, क्योंकि ब्याज दर अधिक होने पर उनको लाभ ज्यादा होगा। यदि ब्याज दर कम है तो उस स्थिति में मुद्रा की मांग अधिक होगी। ब्याज दर कम है तो इस स्थिति में क्या होगी, मुद्रा की मांग अधिक होगी। ब्याज दर कम होने पर उनको लाभ कर मिलेगा तो वो क्या करेंगे, बैंकों में ज्यादा पैसा जमा नहीं करवाएंगे, इसलिए मुद्रा की मांग क्या होती है, अधिक होगी। तो बच्चों, आपको ये जो मुद्रा की मांग है ये समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति। देखो बच्चों, मुद्रा की मांग तो कौन करता है, लोग, व्यक्ति करता है, जबकि मुद्रा की पूर्ति बैंकों द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसके बारे में हम जानते हैं। मुद्रा के अंतर्गत नकदी तथा बैंक जमा आते हैं, यानी जो मुद्रा होती है उसमें हमेशा कैश और बैंक में जो जमा राशि है वो शामिल होते हैं। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा दो प्रकार की संस्थाओं द्वारा निर्मित की जाती है, यानी एक अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा होती है, यानी मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो दो संस्थाओं द्वारा निर्मित की जाती है। पहली संस्था है किसी भी देश का या किसी भी अर्थव्यवस्था का केंद्रीय बैंक और दूसरा है व्यवसायिक बैंक। ठीक है, तो हमने अब जानते हैं केंद्रीय बैंक क्या होता है। ध्यान देना बच्चों, केंद्रीय बैंक क्या है या केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, भारतीय मुद्रा की पूर्ति करता है देश का केंद्रीय बैंक और देश के व्यवसायिक बैंक। ध्यान देना, देश का केंद्रीय बैंक और देश के व्यवसायिक बैंक। तो देश का केंद्रीय बैंक कौन है, क्या होता है, केंद्रीय बैंक देश की शीर्ष संस्था होती है, यानी सबसे बड़ी संस्था होती है केंद्रीय बैंक, जो देश की बैंकिंग व्यवस्था का संचालन और नियमन करती है। यानी देश की जो भी बैंकिंग प्रणाली है उसका संचालन और नियमन कौन करता है, देश का केंद्रीय बैंक करता है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम, भारत का केंद्रीय बैंक कौन, क्या नाम है, भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान देना बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए। तो भारत के केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय है बंबई। तो अब हम जानेंगे कि जो केंद्रीय बैंक है किस प्रकार मुद्रा की पूर्ति करता है। केंद्रीय बैंक
मुद्रा की पूर्ति करता है। ठीक है, अब देखो केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति करेंसी या मुद्रा निर्गमित करके करता है, यानी जो भी देश में मुद्रा की पूर्ति करता है वो केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है। क्या? मुद्रा को निर्गमित, यानी नोटों को छाप कर की जाती है, क्योंकि केंद्रीय बैंक को ही एकाधिकार होता है मुद्रा निर्गमन करने का। ठीक है, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी जनता के पास हो सकती है। ध्यान देना बच्चों, ये वाला पॉइंट ध्यान देना कि केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी या तो जनता के पास हो सकती है या व्यवसायिक बैंकों के पास हो सकती है। यानी जो भी करेंसी जारी की है केंद्रीय बैंक ने, या तो वो जनता के पास रहेगी या बैंकों के पास रहेगी। इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा, मौद्रिक आधार या रिजर्व मुद्रा भी कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों, ये प्रश्न पूछा भी गया है कि मौद्रिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा गया है। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होगी कि केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी जनता के पास हो सकती है या व्यवसायिक बैंकों के पास हो सकती है। इसे ही उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं, क्योंकि यह साख निर्माण के आधार के रूप में कार्य करती है। जो उस उच्च शक्तिशाली मुद्रा होती है ना, वो क्या करती है? साख निर्माण के आधार के रूप में कार्य करती है। इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा, मौद्रिक आधार, या इसका एक नाम है, इसको रिजर्व मुद्रा भी कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, रिजर्व मुद्रा पूछे या उच्च शक्तिशाली मुद्रा पूछे या मौद्रिक आधार पूछे, तीनों एक ही चीज है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित करेंसी जनता के पास हो सकती है या व्यावसायिक बैंकों के पास हो सकती है। इसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा, रिजर्व मुद्रा या मौद्रिक आधार कहते हैं, क्योंकि यह साख निर्माण का आधार होती है। केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक दर, खुले बाजार की किराए, कोषानुपात में परिवर्तन आदि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करते हैं। यानी केंद्रीय बैंक द्वारा क्या है, मुद्रा की जो पूर्ति की जाती है वो बैंक दर, खुले बाजार की किराए या कोषानुपात, जिसमें CRR और SLR आते हैं, उनके माध्यम से की जाती है। इनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा आने वाले जो वीडियो है उनमें करेंगे। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है तथा विदेशी कोषों का संरक्षक भी है। जो केंद्रीय बैंक है वो सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है और जो विदेशी कोष है उसका संरक्षक भी है। ये तो गई, पहले हमने बोला था कि जो भारतीय मुद्रा की पूर्ति की जाती है वो दो संस्थाओं द्वारा की जाती है। पहले तो केंद्रीय बैंक द्वारा, तो केंद्रीय बैंक के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यावसायिक बैंक। देखो व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं? ये व्यावसायिक बैंक वे होते हैं जो जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उनके बदले में मतलब अन्य व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं। तो व्यावसायिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं और इस राशि का कुछ भाग उन लोगों को देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। ध्यान देना बच्चों कि व्यावसायिक बैंक क्या करते हैं, जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उस जमा को या उस राशि को क्या है, लोगों को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। तो दी जाने वाली ब्याज दर और वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है। यानी बैंक क्या करता है कि जब जनता पैसे जमा करवाती है उसको ब्याज देता है, ठीक है, और जो ऋण लेता है उसको उससे क्या है, ब्याज लेता है। यानी एक को तो ब्याज देगा और एक से ब्याज लेगा। यानी जब जनता पैसे जमा करवाती है तो उसकी जो ब्याज दर होती है ना वो कम होती है, यानी कम ब्याज दर पर उसको ब्याज प्रदान करेगा, जबकि वो जनता को उधार देता ना तो उसकी ब्याज दर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इन दोनों का ब्याज दरों में अंतर क्या कहलाता है, स्प्रेड कहलाता है। ध्यान देना बच्चों कि दी जाने वाली ब्याज दर और वसूली जाने वाली ब्याज दर से कम होती है। इन दो प्रकार की ब्याज दरों का अंतर स्प्रेड कहलाता है। यानी दी जाने वाली ब्याज दर और ली जाने वाली ब्याज दर का अंतर क्या कहलाता है, स्प्रेड कहलाता है, जो कि बैंक का लाभ कहलाता है। ठीक है, बैंक का लाभ कहलाता है। व्यावसायिक बैंक उन फर्मों और व्यक्तियों के बीच जिनको अतिरिक्त कोष होते हैं तथा जिनको कोषों की आवश्यकता होती है उसके बीच मध्यस्थता करते हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास अधिक कैश होता है तो वो क्या करता है, बैंकों में जमा करवाता है, और जिस व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता होती है वो बैंकों से पैसा लेता है। तो इसलिए क्या होता है, जो बैंक होता है वो क्या करता है, मध्यस्थ यानी बिचौले के रूप में कार्य करता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त कोष है वे बैंक में जमा के रूप में रख सकते हैं। यानी जिस व्यक्ति के पास अधिक मुद्रा होती है, अधिक कैश होता है, वो क्या करता है, अपना पैसा घर पे न रखकर बैंक में जमा करा देता है, और जिनको इसकी आवश्यकता होती है वे ऋण के रूप में
बैंकों से उधार ले लेते हैं। यानी जिस व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के पास न जाकर बैंकों के पास जाकर वो ऋण या लोन ले लेता है। देखो आजकल क्या हो गया, जो व्यवसायिक बैंक है वो चेक, डेबिट कार्ड लेन देन को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बना देते हैं। कि चेक और डेबिट कार्ड से क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उनको पैसे जमा करवाने में और लेने में कोई दिक्कतें नहीं होती, यानी सुविधाजनक बना देते हैं। लंबी लंबी लाइनों में उनको लगने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए चेक और डेबिट कार्ड से क्या होता है, जो लेन देन होते हैं वो अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बना देते हैं। और आजकल तो क्या है, बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। बैंक कोषों का कुछ भाग जमाकर्ताओं को देने के लिए रखकर शेष कोष ब्याज पर दे सकता है। यानी जो बैंक होता है वो क्या करता है, उसके पास जितनी भी जमाएं आती है उसका कुछ भाग तो अपने पास रखता है, मतलब जो जमा करता है उनको देने के लिए, बाकी का जो जमा होती है वो ऋण के रूप में या लोन के रूप में जो उधार लेने वाले व्यक्ति है उनको दे देता है। बैंक ज्यादा से ज्यादा उधार देना चाहता है, लेकिन बैंकों को जीवित रखने के लिए जमाकर्ताओं को धन वापसी करना आवश्यक महत्वपूर्ण है। देखो बैंकों को तभी ज्यादा लाभ होता है कि वो जब ज्यादा से ज्यादा क्या करे, ऋण प्रदान करे या उधार दे। और एक खास बात हो रहा है कि वो जो ऋण दिया है वो समय पर वापस भी आना चाहिए, तब जाकर क्या होता है, बैंकों को लाभ प्राप्त होता है। बैंकों को अपने उधार संबंधी क्रियाओं को इस प्रकार संतुलित करना चाहिए कि उनके पास जमाकर्ताओं को मांगे जाने पर देने के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध हो। यानी बैंक जो व्यवसायिक बैंक होते हैं उसको अपनी प्रणाली इस प्रकार करनी चाहिए कि जब कभी भी जमाकर्ताओं को पैसों की आवश्यकता है तो जो वो पैसे मांगे तो उस समय क्या है, जो व्यवसायिक बैंक है वो उनको जो पैसा है वो समय पर दे सके। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज जाना है कि मुद्रा की पूर्ति व्यवसायिक बैंक और केंद्रीय बैंक द्वारा की जाती है और जो मुद्रा की मांग होती है वो लोगों के द्वारा की जाती है। तो आज के जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ा मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। तो बच्चों आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। बच्चों ये जो नोट्स है ये आप उतारते रहना, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।